हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस में बोर्ड के जो अपन ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो अपन ने एक पार्ट बनाया था उसका पार्ट सेकंड करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पहले पार्ट फर्स्ट विजिट कर लीजिए। ये दो पार्ट में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बोर्ड के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे अवेलेबल कराऊंगा। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने छोटे क्वेश्चन अवेलेबल करवाए थे, पार्ट सेकंड में आपको लॉन्ग क्वेश्चन और जो न्यूमेरिकल्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। साथ ही साथ में देखो, मैंने आपको जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने कुछ चैप्टर के वो आपको शॉर्ट में नोट्स भी अवेलेबल करवाए थे। तो जो रिमेनिंग के जो भी चार्ट वगैरह थे वो भी मैंने इसी पार्ट में अवेलेबल करवाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं चैप्टर नंबर 6 से। तो देखो, चैप्टर नंबर जो 6 है इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, जितनी भी अपन को रिएक्शन है उन सब की एक एक इक्वेशन याद कर लेनी है। ठीक है, आपके इस बार जब बोर्ड के एग्जाम होंगे तो उनमें इक्वेशन ही आएगी। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कह रहा कि दूसरे क्वेश्चन नहीं बन सकते, लेकिन इक्वेशन तो आएगी ही आएगी। तो आपको इक्वेशन तो जरूर करना है अच्छे से लर्न। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एडिशन रिएक्शन की। तो एडिशन रिएक्शन की क्या रिएक्शन होगी, Mg प्लस O2 टू MgO, ये याद कर सकते हो। C प्लस O2 CO2 वो भी लर्न कर सकते हो। एडिशन रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें रिएक्टेंट एक से ज्यादा होते हैं और प्रोडक्ट क्या होता है, एक। डिसोसिएशन रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें रिएक्टेंट एक होता है और प्रोडक्ट एक से ज्यादा होते हैं। और डिसोसिएशन रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से तो इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन, थर्मल एनर्जी से तो थर्मल डिसोसिएशन, और लाइट से हो रही है तो फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। इस तीनों के एक एक एग्जाम्पल याद करने हैं। जैसे वाटर का जो डिसोसिएशन होता है वो इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन होता है। जो अपने कैल्शियम कार्बोनेट का करते हैं डिसोसिएशन वो किसकी वजह से होता है, थर्मल डिसोसिएशन। और HBr का जो डिसोसिएशन होता है वो किसकी वजह से होता है, लाइट की वजह से। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी कंपाउंड से क्या कर देता है, हटा देता है। तो CuSO4 की Zn के साथ रिएक्शन लर्न कर सकते हैं, जिसमें Zn किसकी जगह आ जाएगा, Cu की जगह, और क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें जो कैटायन और एनायन जो होते हैं दो कंपाउंड के, वो अपने पार्टनर क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। ये NO3Cl की जगह आ जाएगा और ये Cl किसकी जगह आ जाएगा, NO3 की जगह। नेक्स्ट है फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है, जो बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाती है, जिसकी हाफ लाइफ जो होती है वो नैनो सेकेंड में होती है। तो ऐसी रिएक्शन फास्ट रिएक्शन कहलाती है। और इसके लिए आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद कर सकते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी, एसिड और बेस की रिएक्शन। स्लो रिएक्शन में अपन रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन लर्न करेंगे, क्योंकि उसे अलग से भी पूछा जा सकता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन की कौन सी रिएक्शन होती है। तो 4Fe प्लस 3O2 6H2O 2Fe2O3.3H2O, ये अपने किसकी हो जाएगी, रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन हो जाएगी। और ये जो है ये रस्ट का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। नेक्स्ट होता है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल वो होते हैं जो जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनते हैं लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकते, जैसे बर्निंग ऑफ कोल C प्लस O2 CO2, ये इरिवर्सिबल का भी एग्जाम्पल है और एडिशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन सकते हैं। ठीक है, ये भी एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर एक से ज्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिर्फ एक है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहाँ पर जो मैंने ऑक्सीडेशन की 5 तरीके से डेफिनेशन होती है और पांचों की एक एक रिएक्शन लिख दी। अगर एग्जाम में आपको रिडक्शन की रिएक्शन पूछे तो इन सारी रिएक्शन को आप फ्लिप करके लिख सकते हैं। प्रोडक्ट वाली साइड को रिएक्टेंट वाली साइड में, रिएक्टेंट वाली साइड को प्रोडक्ट वाली साइड में लिख देंगे। जैसे 2Mg प्लस O2 से 2MgO बनना, ये ऑक्सीडेशन है। अगर आप रिएक्शन को उल्टा करके लिखते हो 2MgO 2Mg प्लस O2, तो ये किसकी हो जाएगी, रिडक्शन। एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब भी हो, जब मैंने आपको ये चैप्टर करवाया था तभी भी मैंने बोला था आप एरो लगा कर बताएं कि इससे इसमें कन्वर्ट होना क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो जो पहली रिएक्शन है इस पे मैग्नीशियम पे ऑक्सीजन जुड़ रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये ऑक्सीडेशन है, गेन ऑफ ऑक्सीजन से। दूसरी रिएक्शन में देखो इथेनॉल जो है एसिटाल्डिहाइड में या इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। Mg प्लस Cl2, Cl2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब किसी पे जुड़ता है तो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। H2S प्लस Cl2 से 2HCl प्लस S बन रहा है। अब इसमें आपको ये शो करना होगा कि अपन किसकी बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अपन को क्या करना है, ऐसे डिनोट करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो H2S से सल्फर बनना,
ये अपन शो करेंगे कि ये एक तरह की कैसी रिएक्शन हुई है, अपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। नेक्स्ट है Na से Na+ और इलेक्ट्रॉन बनना, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब इसका उल्टा उल्टा लिखेंगे तो रिडक्शन हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, अपने रिडक्शन के। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी किसका हो जाएगा, रिडक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। और रिएक्शन लर्न करने की टेंशन नहीं है, इन्हीं सारी रिएक्शन को अपन फ्लिप करके लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है होमोजेनस और हेट्रोजेनस कैटालिस्ट का। तो देखो कैटालिस्ट के लिए मेरा सजेशन है इस पूरे टॉपिक की आप डेफिनेशन भी अच्छे से लर्न कर ले, एग्जाम में इनकी डेफिनेशन भी आ सकती है, मैं डेफिनेशन बोल बोल के आपको रिवीजन करवाता रहूँगा। होमोजेनस हेट्रोजेनस कौन से होते हैं, जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट की जो फिजिकल स्टेट होती है सेम होती है तो होमोजेनस, अलग अलग है तो हेट्रोजेनस। जैसे SO2 गैस है, O2 गैस है और NO जो कैटालिस्ट है ये भी गैस है, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, होमोजेनस कैटालिस्ट की। यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस है, निकल जो कैटालिस्ट लिया जाता है वो सॉलिड है, तो ये कैसा हो गया, हेट्रोजेनस कैटालिस्ट। फिर है कैटालिस्ट के एक और टाइप है पॉजिटिव कैटालिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, उसमें अपन ये रिएक्शन लर्न करेंगे। MnO2 एक पॉजिटिव कैटालिस्ट है। नेगेटिव कैटालिस्ट में 2H2O, ग्लिसरॉल। अब देखो 2H2O से ग्लिसरॉल, ये जो है 2H2 और O2 बन रहा है, इसमें ग्लिसरॉल एक नेगेटिव कैटालिस्ट है। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि क्या कारण है कि अपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ग्लिसरॉल ऐड किया जाता है, तो हाइड्रोजन क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अपन इस रिएक्शन को स्लो डाउन करना चाहते हैं, इसलिए क्या लेते हैं, ग्लिसरॉल लेते हैं। नेक्स्ट एक ऐसी के ऐसी नेगेटिव रिएक्शन है जिसमें अपने क्लोरोफॉर्म जो होता है वो फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरोफॉर्म जो है वो फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको मुझे ये बताना है कि इस रिएक्शन में नेगेटिव कैटालिस्ट कौन सा होता है, ठीक है। तो जो भी हो इसका आंसर आप प्रोडक्ट में कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे को बताएं। इसका भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि क्लोरोफॉर्म में उस चीज को मिलाया जाता है, तो आपको लिखना है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो पड़ा पड़ा किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्जीन में, जो कि एक क्या है, पॉइजनस गैस है। और इसको रोकने के लिए इसमें क्या करेंगे, नेगेटिव कैटालिस्ट मिलाएंगे। तो आपको कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना है कि कौन सा नेगेटिव कैटालिस्ट मिलाया जाता है। नेक्स्ट है ऑटो कैटालिस्ट। देखो ऑटो कैटालिस्ट वो होते हैं जिसमें रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो खुद ही किसका काम करता है, कैटालिस्ट का काम करता है। जैसे इस रिएक्शन में एसिटिक एसिड जो है वही क्या करेगा, प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट तो है ये साथ में कैटालिस्ट का भी काम करेगा। नेक्स्ट है बायो कैटालिस्ट। तो इसमें है कि अपनी बॉडी में भी कुछ रिएक्शंस होती है जिन्हें बायो रिएक्शंस कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। उनकी रेट ऑफ बढ़ाने के लिए जो चीज़ यूज ली जाती है उसे क्या कहते हैं, बायो कैटालिस्ट। इसे अपन एंजाइम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एंजाइम। और यूरिया को अमोनिया और CO2 में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम ले सकते हैं, यूरिएज। नेक्स्ट है कैटालिस्ट प्रमोटर एंड पॉइजन। कैटालिस्ट प्रमोटर वो होते हैं जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाते हैं, और कैटालिस्ट पॉइजन या कैटालिस्ट इनहिबिटर नाम से भी हो सकता है, ठीक है। ये वो होते हैं जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। एक ही रिएक्शन दोनों में लिखनी है। Fe इन दोनों में कैटालिस्ट है। अगर MO लेते हो तो कैटालिस्ट प्रमोटर, और कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं जो कि ये रही CO, तो वो कैटालिस्ट इनहिबिटर का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक आपको कुछ सॉल्ट याद करने, न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या होता है, NaCl। एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। और बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या होता है, सोडियम एसीटेट, ठीक है। नेक्स्ट अपन चार्ट जो है वो अपन देखते हैं चैप्टर नंबर 9 का। चैप्टर 9 में एक तो आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इन दो की डेफिनेशन, इनको ये डायग्राम से समझाना है आपको, और इन दोनों के लॉ याद करने हैं। तो देखो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट गिरती है और बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में। दो लॉ क्या है इसके कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, और एंगल I और एंगल R दोनों क्या होते हैं, सेम। रिफ्रैक्शन की क्या है कि जब लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। और क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आता है। इसके भी दो लॉ है। एक लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, और दूसरा है स्नेल्स लॉ, साइन I अपॉन साइन R म्यू के बराबर होता है, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। कुछ फॉर्मूले अपन को अच्छे से देखने हैं। एक तो रिलेशन बिटवीन R एंड F। R एंड F के बीच में क्या रिलेशन होता है, F इक्वल टू क्या होता है, R/2।
या अपन r इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f भी लिख सकते हैं, जहाँ f फोकल लेंथ है और r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक है मिरर फॉर्मूला, क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक ऐसा कैसा एक लेंस फॉर्मूला भी है जिसमें 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u। एक अपन को पावर ऑफ लेंस का भी फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है 1/f। ठीक है, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, एक तो होता है h डैश अपॉन h, एक होता है v अपॉन u। अगर आगे प्लस लगाएंगे तो लेंस के लिए, आगे माइनस लगाएंगे तो मिरर के लिए हो जाएगा। अब कुछ साइन याद रखने हैं, तो देखो u हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा, कोई कंफ्यूजन नहीं, लेंस मिरर सब कुछ में। f जो होता है वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो उसके लिए नेगेटिव, f कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, v जो है उसके साइन भी लेंस और मिरर दोनों में सेम रहते हैं, रियल के लिए नेगेटिव, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव। h डैश जो होती है हाइट ऑफ इमेज, रियल के लिए नेगेटिव, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव। h होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमेशा ही पॉजिटिव। m जो होता है इसके साइन जो होते हैं अपने लेंस और मिरर में चेंज हो जाते हैं। मिरर के केस में तो m अगर नेगेटिव हो तो रियल, पॉजिटिव हो तो वर्चुअल, और लेंस के केस में m अगर पॉजिटिव है तो रियल और माइनस है तो वर्चुअल। बाकी सबके साइन लेंस और मिरर में क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। इन साइन कन्वेंशन को आप अच्छे से लर्न करें क्योंकि इसी पर ही क्या हो सकते हैं, अपने न्यूमेरिकल भी करेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट आगे लेते हैं अपन को क्या करना है, न्यूमेरिकल करने। तो देखो न्यूमेरिकल आपको एक दो भी मिलाओ लेकिन ढंग से न्यूमेरिकल मिलाने। न्यूमेरिकल को समझना, आप कितने भी 10 न्यूमेरिकल करो फिर भी आपको कंसेप्ट समझ में ना आए तो कोई मतलब नहीं है। आप एक न्यूमेरिकल करें फिर भी आपको अच्छे से समझ में आए, वो बड़ी बात होती है। तो देखो इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आपके मिरर और लेंस फॉर्मूला पे बनते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है, उसमें पहचानना है कि ये मिरर है या लेंस, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, ये पहचानना है। फिर एफ, वी, यू, एम जो भी गिवन है वो आपको लिखना है साइन के साथ में, और फिर जो नहीं गिवन है वो अपन को फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं देखो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखा फ्रॉम द साइड मिरर, साइड मिरर है तो मिरर और साइड मिरर हमेशा कौन सा होता है, कॉन्वेक्स, ऑफ अ मोटरसाइकिल। अ कार इज एट 4 मीटर, कार ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 4 मीटर दे रखी है, इसका मतलब u दे रखा है, कितना दे रखा है 4 मीटर, और u हमेशा ही नेगेटिव होता है तो माइनस का लगा देंगे। इफ फोकल लेंथ ऑफ अ साइड मिरर इज 1 मीटर, f दे रखा है 1 तो ये 1 लिख देंगे, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स के लिए हमेशा f क्या होता है, प्लस का होता है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो। क्या निकालना है, डिटेल ऑफ इमेज। जब भी इमेज की डिटेल आपको पूछे तो आपको v और m निकालना है, तो v और m निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, v निकालने के लिए अपन मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अपन को v निकालना है तो अपन v का फॉर्मूला बना लेते हैं, 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। ठीक है, अब 1/f की जगह 1/f की वैल्यू रख देते हैं, माइनस u की जगह पर u की वैल्यू रख देते हैं -4। पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, 5/4 आएगा। अब ये तो 1/v है, मेरे को तो v चाहिए, तो v कैसे निकालूंगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लिप कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, 4/5 या 0.8 मीटर। ठीक है, अब देखो यहां पर ये भी यहां पर मीटर ही करना। अब देखो एक तो v निकल गया, v से अपन ये बताएंगे कि इमेज कितनी दूर है, तो इमेज जो है वो कितनी दूर है 0.8 मीटर। डिटेल ऑफ इमेज में एक बात पता चल गई। अब मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मिरर की मैग्निफिकेशन अपन कैसे निकाल सकते हैं, -v/u से, माइनस की जगह माइनस, v की जगह जो v की वैल्यू आई है, v की वैल्यू क्या आई थी 4/5, और u पहले से ही दे रखा था क्वेश्चन में -4। ठीक है, या माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसके आगे माइनस है, v तो अपना आप ही आ रहा है प्लस का, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1/5। 1/5 जो है वो क्या है, 1 से छोटा है। अब देखो m कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, और वर्चुअल जो होती है वो इरेक्ट भी होती है। m की वैल्यू जो है 1/5 जो कि 1 से कम है, और 1 से कम है इसलिए इमेज कैसी बनेगी, स्मॉल इमेज बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन अपन को किसके लिए करना है, लेंस के लिए करना है। ठीक है, अ 3 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अपराइट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहला तो ये लेंस है, कौन सा है, कॉन्वेक्स, तो अपन को कॉन्वेक्स लेंस के हिसाब से रूल लगाना है। ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है,
फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस था इसलिए अपन क्या ले लेंगे प्लस का। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी प्लस की। इसको किससे डिनोट करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अपन h से। ये h की वैल्यू है, ये अपने f की वैल्यू है। आगे देखो इफ द रियल इमेज, इमेज कैसी बन रही है रियल एट 60 सेंटीमीटर। तो इमेज की डिस्टेंस को अपन किससे लिखेंगे v जो होता है 60 सेंटीमीटर। अब v प्लस का लेना है या माइनस का, वो कह रहा है इमेज रियल है। अब रियल इमेज जो होती है वो कैसी होती है हमेशा प्लस की होती है, ठीक है। फ्रॉम द लेंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, अपन को u फाइंड करना है, u जो है वो अपन को निकालना है और मैग्निफिकेशन भी अपन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो अपन लगाते हैं लेंस फार्मूला। ये अपन ने यूज किया लेंस फार्मूला। इसमें अपन को u निकालना है तो अपन u को इधर लेके आ जाते हैं और f को यहाँ पर लेके आ जाते हैं, ठीक है। और अब अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, v की वैल्यू पुट कर देते हैं। v की वैल्यू कितनी है अपने, देखो v अपन को गिवन है कितना 60, कितना गिवन है अपन को 60। और जो अपन को f है, f कितना गिवन है अपन को, f अपने गिवन है 20, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, ये यहाँ पर कर लेता हूँ मैं। 60 और 20 का कितना एलसीएम आ जाएगा 60, 1 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा -2/60। u कितना आ जाएगा माइनस का 30 और u हमेशा नेगेटिव ही आता है तो अपन सही जा रहे हैं, ठीक है। u तो आ गया 30 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब अपन को मैग्निफिकेशन निकालना है, m निकालना है। m क्या हो जाएगा v/u। अगर ये मिरर होता तो -v/u लिखता, ठीक है। अब m की वैल्यू तो मुझे मालूम है नहीं, v क्वेश्चन में पहले से दे रखा था 60, u मैंने अभी निकाला 30, तो m कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। कितना आ गया -2, ठीक है। अब ये जो m है ये अपने मतलब साइन नहीं देखना, अपन को सिर्फ वैल्यू देखनी है। वो 1 से बड़ी है, इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी लार्ज इमेज बनेगी। कैसी बनेगी लार्ज इमेज। एक और चीज अपन, वैसे तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन अपन हाइट ऑफ इमेज भी निकाल सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कभी पूछ ले हाइट ऑफ इमेज भी अपन को क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। कैसे, m का एक और फॉर्मूला होता है h'/h। h m की वैल्यू पता है, h' हाइट ऑफ इमेज अपन को निकालनी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है तो h' कितना आ जाएगा -6, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर का अपना क्या हो जाएगा जो इमेज होगी वो बनेगी। और ऑब्जेक्ट कितना था 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब इमेज बड़ी है, वो तो अपन को m से भी पता चल गया था, ठीक है। एक देखो मेरी बात सुनो, आपको एक काम और करना है जो मैंने इस वीडियो में नहीं प्रोवाइड करवाई है, ना ही पिछले वीडियो में करवाई है। आपको लेंस और मिरर के सारे डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, लेंस और मिरर से जो रे डायग्राम बनते हैं उनके आप अच्छे से मैं फिर बार बार कह रहा हूँ आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वो भी आपको अच्छे से तैयार करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट अपन लेते हैं चैप्टर नंबर 11। देखो चैप्टर नंबर 11 शॉर्ट सा है, इसमें एक फॉर्मूला अपने वर्क का है एफ cos थीटा, जिसमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच का एंगल रखना है। एक अपन को पावर का फॉर्मूला है W/T। पावर का अपने ये भी फॉर्मूला हो सकता है एफ cos θ/T या mgh/T, ठीक है। कमर्शियल यूनिट क्या होती है एनर्जी की, kWh होती है। और बिल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, जो अप्लायंसेज है उनके नंबर पुट कर दो, पावर रेटिंग पुट कर दो कि भाई कितने वॉट का है वो अप्लायंसेज, कितने घंटे यूज करते हैं, कितने दिन के लिए बिल निकालना है, 1000 से डिवाइड कर दो, आंसर किस में आ जाएगा kWh में। अगर अपन को रुपीज़ में निकालना है तो जो kWh में आ रहा है उसे पर यूनिट के जो अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बिल यूनिट की जगह किस में आ जाएगा रुपीज़ में। अब देखो इसमें इन्हीं पे क्वेश्चन बन रहा है। एक क्वेश्चन तो बनता है आपको एफ दे रखा हो, एस दे रखा हो, थीटा दे रखा हो, डब्ल्यू निकालना, एकदम सिंपल सा है, वो मैं करवा नहीं रहा। एक ये क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपके इस फॉर्मूले पे भी आपके एकदम एक तो सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एम दे रखा हो, जी दे रखा हो, एच दे रखा हो, टी और पावर पूछेंगे, वो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा। वैसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो भी लगभग ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ये चीज़ 2 बार करनी है। तो देखो सुरेश और रमेश ये 2 जो है वो अपने कैंडिडेट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों के लिए अपन को इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से किसकी पावर ज़्यादा है। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, सुरेश एंड रमेश क्लाइम अ 15 मीटर हाई हिल। तो इसका मतलब एच तो दोनों को एक जैसा ही ट्रेवल करना है, ये भी 15 मीटर और ये भी कितना कर रहा है 15 मीटर।
रमेश जो है वो कितना टाइम लेता है अपने 19 सेकंड लेता है, कितना लेता है 19 सेकंड। और सुरेश जो है वो रमेश लेता है 19 सेकंड, इस तरफ 19 है, और सुरेश जो है वो 15 सेकंड लेता है, ठीक है, ये 15 कर दिए। इफ बोथ ऑफ देम हैज मास 38 kg, मास दोनों का ही कितना दे रखा है 38 kg, इसका भी और इसका भी मास कितना है 38 kg है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि दोनों की पावर बताओ, और g इस क्वेश्चन में दे रखी है 10, अगर 10 नहीं दे रखी है तो आप 9.8 भी यूज कर सकते हो। वैसे भी इसमें यही पूछा है कि किसकी पावर ज़्यादा है, तो आप 9.8 लेके करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, 10 लेके करेंगे तो भी पता चल जाएगा। अपन 10 लेके कर लेते हैं। तो पावर निकालनी है, तो पावर का एक फॉर्मूला था W/T, अब W तो दे नहीं रखा तो mgh/T लगा देते हैं। इधर भी पावर का यही फॉर्मूला लगा देंगे mgh/T, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। m की जगह m की वैल्यू 38, g की जगह 10, h की जगह 15 और नीचे 15 से 15 कट हो जाएगा, कितना जाएगा 380 वाट, ठीक है। ये इसकी पावर है, किसकी, सुरेश की। रमेश की निकालते हैं, रमेश के लिए m 38, 10 और h जो है वो कितना होगा 19, ठीक है, 15, और टाइम कितना है 19 है, ठीक है। 19 से कट हो जाएगा, 2 टाइम्स सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 वाट, ठीक है। तो सुरेश की पावर तो कितनी आई 380 वाट और रमेश की आई 300 वाट। तो किसकी पावर ज़्यादा है, सुरेश की पावर ज़्यादा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा कोई सिंपल सा भी आ सकता है जिसमें सिर्फ एक ही पावर निकालनी हो, वो भी इसी तरीके से हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और लेते हैं, क्या दे रखा है कि एक हॉर्स जो है वो एक कार्ट को पुल कर रहा है और कितनी स्पीड से कर रहा है 7.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये अपन लिख लेते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 7.2 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले अपन इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अपना जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, तो किलोमीटर की जगह 1000 लिख देंगे, आर की जगह 60 × 60 लिख देंगे, कोई तकलीफ नहीं। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 7200, 6 × 6 कितना हो जाएगा 36, और 20 से 20 कट गए, 72/6 कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। आगे रीड करते हैं। वाइल अप्लाइंग अ फोर्स 30 न्यूटन, 30 न्यूटन का फोर्स है, ये 30 न्यूटन। एंगल दे रखा है 60, ये 60 कर दिया। फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल फॉर अ 1 मिनट, टाइम भी दे रखा है, कितना दे रखा है 1 मिनट, तो टी कितना हो जाएगा 60 सेकेंड। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले अपन को ये इसमें अपन को निकालना क्या है वो देखते हैं। तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन में अपन को पावर निकालनी है। पावर निकालने के लिए W/T, और W के लिए पहले W निकालना पड़ेगा। W का फॉर्मूला है Fs cos थीटा। F अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, थीटा भी दे रखा है लेकिन S नहीं दे रखा, तो S अपन कैसे निकाल लेंगे। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी अपने कितनी दे रखी है 2, और टाइम कितना दे रखा है 60, तो कितना आ जाएगा 120 मीटर, ठीक है। अब देखो इसका वर्क कैसे निकालेंगे, F की जगह 30 पुट करेंगे, S की जगह 120 और थीटा की जगह थीटा की वैल्यू, और फिर T की जगह 60 पुट करके पावर निकालेंगे। दोनों के आंसर आपको खुद निकाल के मेरे को बताना है। वैसे मैंने ये कॉपी में मतलब पहले जब चैप्टर करवाया था तब ये न्यूमेरिकल करवाया था, तो आप बताना मुझे कि इसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपने फेमस क्वेश्चन है जो बिजली का बिल निकालते हैं उसका। तो इसमें क्या दे रखा है कि इन अ हाउस 5 इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज यूज हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज यूज हो रहे हैं, और कितने घंटे के लिए यूज हो रहे हैं 10। तो ये तो एक मैन रीडिंग है, अपन को ये याद रखना 10 आवर्स पर डे। इसमें से 2 अप्लाइंसेज जो है वो 200 वाट के और 3 अप्लाइंसेज जो है 400 वाट के। वैसे ये क्वेश्चन मेरे को जहाँ तक है आपको एकदम सिंपल सा आएगा, एक ही अप्लाइंसेज देंगे। मैं आपको 2 अप्लाइंसेज के लिए करा रहा हूँ, आपको एक अप्लाइंसेज के लिए आएगा, वो और भी सिंपल तरीके से हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट एनर्जी कंजप्शन फॉर 30 डेज, और अपन को अमाउंट में फॉर्म में निकालना है। तो पहले अप्लाइंसेज ले लेते हैं जो कितने हैं टोटल 2, और फिर दूसरे अप्लाइंसेज के लिए करेंगे जो टोटल कितने 3। अब देखो पहला अप्लाइंसेज जो है उसकी पावर रेटिंग कितनी दे रखी है 200 वाट, ठीक है। वो कितने आवर के लिए यूज हो रहा है 10 आवर के लिए, वो तो क्वेश्चन में देखो शुरू में ही दे दिया 10 आवर्स के लिए। और अपन को कितने डे का बिल निकालना है 30, और ये पहला अप्लाइंसेज के नंबर कितने हैं 2, ठीक है। तो अपन इसका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन kWh में कैसे निकालेंगे, नंबर को इसकी पावर रेटिंग से कितने आवर्स के लिए यूज हो रहा है, कितने डे के लिए यूज हो रहा है, उसको 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड।
तो 1 2 3 1 2 3 कट हो गया, 2 और 2 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, तो कितना आ जाएगा 120 kWh जो होगा पहले अप्लायंसेज का क्या हो जाएगा कंजप्शन हो जाएगा। दूसरे का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरे का क्या है, कितने अप्लायंसेज है 3, ठीक है। कितने अप्लायंसेज कितने वॉट के, 400 वॉट के। ये भी कितने आवर्स के लिए यूज हो रहे हैं, 10 आवर्स के लिए। इसका भी बिल 30 डेज के लिए। इसको भी अपन क्या करते हैं 1000 से डिवाइड, 2 0 से 2 0 कट हो गया, एक और कट हो गया। 40 इंटू 3 कितना हो गया 120, 120 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 360, तो कितना आ गया 360 kWh। अब अपन को बिल निकालना है तो पहले अपन टोटल कंजप्शन निकाल देते हैं। ये 120 और ये 360 दोनों ऐड करेंगे तो 480 kWh बिल या 480 यूनिट बिल आएगा, ठीक है। अब इसको रुपीज में कैसे निकालेंगे, 480 को अपन क्या करेंगे पर यूनिट कितना है 5 रुपये, 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना जाएगा 2400 रुपीज। कोई तकलीफ नहीं। तो इस चैप्टर से अपने ये 3 तरह के न्यूमेरिकली होते हैं, ठीक है। या तो इस फॉर्मूले पे या डब्ल्यू वाले फॉर्मूले पे या इलेक्ट्रिक एनर्जी का अपन को बिल निकालना होगा, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट लेते हैं अपन चैप्टर नंबर 14। देखो इस चैप्टर में आपको क्या करना है, एक तो कम से कम हर कैटेगरी में से 2 साइंटिफिक नेम याद करने। अगर आप वो भी ना कर पाए तो ये साइंटिफिक नेम तो आप जरूर लर्न कर ले। वीट का क्या होता है ट्रिटिकम एसिटिवम, राइस का ओराइजा सेटाइवा, ग्राम का साइसर एरिटिनम, इसको इस नाम से भी पूछ सकते हैं किंग ऑफ पल्सेज कौन सी होती है। सोयाबीन का क्या होता है ग्लाइसिन मैक्स, इसको आपको इस नाम से भी पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस वो पल्सेज में होती है, तो ग्लाइसिन मैक्स में। टी और कॉफ़ी का लर्न कर ले। टर्मरिक ये मेडिसिनल प्लांट है। क्यूनिन भी मेडिसिनल प्लांट है जो मलेरिया के इलाज के लिए यूज किया जाता है। कोकोनट एक फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट, ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट है, कोकस न्यूसीफेरा होता है। रोइडा जो है अपना स्टेट फ्लावर है, टेकोमेला एंडुलेटा। और खेजड़ी जो है अपना स्टेट ट्री है, प्रोसोफिस साइनेरिया। और ये दोनों पीछे वाले जो हैं ये टिम्बर प्लांट में भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फिशरी के बारे में आपको याद रखना है कि भाई डोमेस्टिकेशन एंड रियरिंग ऑफ फिश। और किस लिए फिश करते हैं, क्योंकि फिश प्रोटीन प्रोवाइड करवाती है, इजीली डाइजेस्टेबल फूड प्रोवाइड करवाती है। एक फ्रेश वाटर फिश के एग्जाम्पल याद रखने हैं, रोहू और कटला। इसका साइंटिफिक नाम है लोबियो रोइटा, इसका है कटला कटला। एक्जोटिक फिश का एग्जाम्पल याद रखना है कॉमन कार्प। गुड ब्रीड बफेलो की कौन सी होती है, जाफराबादी, मुर्रा। काऊ की कौन सी होती है, गिर, सहीवाल और सीधी। गॉट की कौन सी होती है, सिरोही, बरबरी, काश्मीर, पासीमाना। सिप की कौन सी होती है, लोही, अपने मारवाड़ी, पठानवाड़ी, ठीक है। तो ये अपने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चार्ट वाइज जो क्वेश्चन थे वो है, ठीक है। अगले चैप्टर पे मूव करते हैं जो कि अपना कौन सा है, चैप्टर नंबर 19। अब देखो चैप्टर नंबर 19 में आपको एक तो ये याद रखना है कि लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कितनी होती है, स्पीसीज, जेनेटिक और इकोसिस्टम। एक मेगा बायोडाइवर्सिटी कितने हैं मतलब पूरे वर्ल्ड में 17, इंडिया भी उसका एक है। कारण क्या है कि वो लैंड के हिसाब से तो 2.4 और बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से 7 to 8% रखता है। इकोसिस्टम जो होता है सारे तरह के इकोसिस्टम इसमें प्रेजेंट होते हैं। 7th इन टर्म ऑफ एग्रीकल्चर है और इन 3 पॉइंट की वजह से इसे मेगा बायोडाइवर्सिटी में रखा गया है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। कौन से होते हैं जहां बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और इन 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का एरिया अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड का 2.3 है, लेकिन एंडेमिक स्पीसीज देखी जाए तो 50%, आधी पूरी दुनिया की हाफ यहाँ पर होती है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक एंडेमिक स्पीसीज के नंबर पे और एक होते हैं थ्रेट लेवल पे। अब ये दोनों आपको खुद लिखने हैं, ठीक है। थोड़ा आपको भी मैं काम दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा बुक को रीड करें। नेक्स्ट है इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, 3, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट और इंडो बर्मा। एक साइट्स क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, जिनके हिसाब से भाई इंडेंजर्ड स्पीसीज का कोई ट्रेड नहीं करेगी कोई 2 कंट्री। सीबीडी क्या होती है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसके अंडर में अर्थ कन्वेंशन सबमिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। एनबीए क्या होता है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में पास हुआ था। एनजीटी क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो कि
अपने 2 जून 2010 में बना था, भोपाल में हेडक्वार्टर है। और इसका काम होता है कि भाई जितने भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड डिस्प्यूट जो होते हैं वो हाई कोर्ट में नहीं, एनजीटी में लड़े जाएंगे। कंजर्वेशन जो होता है वो 2 तरह का होता है, इन सिटू जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व किया जाता है, नेशनल पार्क, ये सेंचुरी सब इसमें आते हैं। और एक्स सिटू में एक ऐसे एरिया में किया जाता है जो कि नेचुरल हैबिटेट नहीं होना चाहिए, जैसे बायोलॉजिकल पार्क वगैरह, जूलॉजिकल पार्क वगैरह जो होते हैं वो। ठीक है, अब देखो आपको ये सारे बड़े क्वेश्चन तैयार करने हैं। ठीक है, ये अपन ने, मैंने कहा था आपको मैं बड़े क्वेश्चन और न्यूमेरिकल प्रोवाइड करूंगा, न्यूमेरिकल करा चुका हूँ, जिस चार्ट प्रोवाइड करवाने थे वो भी करवा चुका हूँ। ठीक है, ये आपको बड़े क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब इसमें से सबसे पहला लेते हैं, कौन सा है कि रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की मैकेनिज्म लिखनी है, या रेस्पिरेशन की भी मैकेनिज्म पूछ सकते हैं। तो वैसे मुझे लगता है कि ये और छोटा आएगा, लेकिन मैंने फिर भी ये पूरा आपको कवर करवाने के लिए करा दिया। देखो, रेस्पिरेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें अपन ऑक्सीजन लेते हैं, फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं और फिर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और CO2 निकाल देते हैं। इसमें ब्रीथिंग होता है, गैस एक्सचेंज होती है, गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है और फूड का ऑक्सीडेशन होता है। अब इसमें अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या क्या होता है, सबसे पहले आता है नेजल पोर, फिर नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स आता है, फिर लैरिंग्स आता है, फिर ट्रैक क्या आती है, फिर ट्रैकिया डिवाइड होकर ब्रोंकियोल्स और उसकी ब्रांचिंग बनाती है, जो कि सब किस में आएगा, अपने ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, ये सब किस में आ जाएगा, लंग्स में। ठीक है, अब अगर इस लंग्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, देखो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, अगर आपको ये डिटेल में करना है तो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पहले चैप्टर वाइज, वो आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, देखो लंग्स जो होता है मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, थोरेसिक कैविटी में होता है। लंग्स जो होते हैं वो उसके अंदर क्या होता है, ब्रांचिंग नेटवर्क होता है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, ब्लड वेसल्स, फ्लेक्सिबल फाइबर, मेम्ब्रेन एंड सम सेल। 2 लंग्स होते हैं, राइट जिसमें 3 लोब होते हैं, लेफ्ट जिसमें 2 लोब होते हैं। एल्वियोलाई जो होती है फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, और एल्वियोलाई में क्या होता है, कप लाइक या बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और इन बलून लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं अपन, सॉरी, एल्वियोलाई जो होती है उसके अंदर, खुद के अंदर कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इन कप लाइक स्ट्रक्चर के चारों तरफ क्या होती है, कैपिलरी की नेटवर्क होती है। और ये जो एल्वियोलाई का ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, यही क्या करता है, मतलब रेस्पिरेटरी सरफेस बनाता है। ठीक है, एल्वियोलाई की ये जो मेम्ब्रेन होती है ये किसकी बनी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम की, जो कि रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करवाती है। ये इतना सा लंग्स का अगर स्ट्रक्चर कभी पूछे तो लिखना है, कभी कभी तो बिना लंग्स के स्ट्रक्चर की थ्योरी, सिर्फ डायग्राम और मैकेनिज्म पूछ ली जाती है। एक अगर अपन को रेस्पिरेटरी पाथ बताना हो तो एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, फिर नेजल चैम्बर, फिर इंटरनल नोस्ट्रल्स, फेरिंग्स और लैरिंग्स, यहाँ तक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और फिर एल्वियोलाई वगैरह, ये सब जो अपने आते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आ जाते हैं। मैकेनिज्म में अपन को पहले तो ये बताना इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कैसे होता है। तो जब रेडियल मसल जो कि डायफ्राम की होती है, EICM जो रिप्स को मूव कराती है, इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है और लंग्स के अंदर प्रेशर घटता है। इसको कहते हैं नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट, जिससे बाहर से एयर अंदर आ जाती है, इंस्पिरेशन हो गया। इसका उल्टा उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सपिरेशन। एक रेस्पिरेशन 2 लेवल पे होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल। एक्सटर्नल में गैस एक्सचेंज आता है एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, और इंटरनल के अंदर क्या आता है, गैस एक्सचेंज आता है किसके बीच में, कैपिलरी और टिश्यू के बीच में, और टिश्यू के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है फूड के ऑक्सीडेशन से वो आता है। ठीक है, सेकंड अपने क्वेश्चन है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नेफ्रॉन एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन। तो ये अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, ये अपने नेफ्रॉन का डायग्राम है। ठीक है, और ये अपने थ्योरी है किसकी, यूरिन फॉर्मेशन की। यूरिन फॉर्मेशन कितने स्टेप में होता है, 3, ग्लोमेरुलस, फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। मैं इसे आपको डायग्राम में समझा देता हूँ। देखो ये वाली जो आर्ट्रियोल है वो थिक है, फिर ये ग्लोमेरुलस का कॉम बनता है, फिर ये वापस इफरेंट आर्ट्रियोल। इन दोनों की विड्थ में फ़र्क की वजह से यहाँ ग्लोमेरुलस में प्रेशर होता है और यहाँ से चीज़ें कहाँ आ जाती है, बॉमन्स कैप्सूल में आ जाती है। फिर जब ये यहाँ पे ट्रेवल करती है, अब यहाँ जो पहला स्टेप होता है जिसमें ये प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन होता है, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये अपना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। लेकिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं, तो इन सारे यूजफुल सब्सटेंस को वापस एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। और लास्ट में जो ये जब ट्यूब से जाता है, इन ट्यूब के आसपास जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो यहाँ पर डाले जाएंगे, उसे अपन क्या कहेंगे, ट्यूबुलर सिक्रेशन।
इसके बाद में जब डीसीटी से आगे जाएगा तो वो यूरिन के फॉर्म में होगा। ये यूरिन नेफ्रॉन से कहाँ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में, फिर रीनल पेल्विस में, फिर यूरिटर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर में। और जब एक बार एनफ यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर से मैसेज पहले ब्रेन के पास जाते हैं। ब्रेन फिर स्फिंक्टर जो है उनको ओपन करता है और अपन यूरिन क्या करते हैं, बाहर की तरफ रिलीज कर देते हैं। ठीक है, एक अपन को सेकंड चैप्टर में क्वेश्चन तैयार करना है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें एक तो अपन को डायग्राम करना है और इसके बारे में लिखना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने ऑर्गन होते हैं, इसमें 2 ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि ओवेरी होता है, एक पेयर होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, जो मेल गैमिट जो गैमिट बनाते हैं और हार्मोन रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर फीमेल गैमिट कौन सा था, ओवम, और हार्मोन कौन से होंगे, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। देर आर मैनी, ओवेरी के अंदर बहुत सारी फॉलिकल्स होती है, उन फॉलिकल मैच्योर होती है, उन फॉलिकल के अंदर क्या होते हैं, ओवम होते हैं, और ये ओवम उन फॉलिकल से बाहर आते हैं जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं। और ये यहाँ पर बाहर आते हैं फैलोपियन ट्यूब में और फिर फैलोपियन ट्यूब में आगे मूव करते हैं। इसके बाद यहाँ फर्टिलाइजेशन भी फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है। उसके बाद में ये अगले वाले पोर्शन में पहुँचते हैं जिसमें यूट्रस या इम्प्लांटेशन हो सकता है। ठीक है, फिर बच्चा पूरा यहाँ डेवलप होगा, पूरा जब मतलब ग्रो कर जाएगा तो वो इस पाथ से बाहर चला जाएगा। ये तो हुआ एक केस। दूसरा केस कि यहाँ पर भाई एग आया, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं और ये आगे की तरफ मूव करता रहेगा और फिर यहाँ पे ब्लड के साथ में बाहर निकाल दिया जाएगा अनफर्टिलाइज्ड। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में वो आते हैं जो मेल और फीमेल गैमेट को एक दूसरे के पास में लाते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं, वेजाइना, सर्विक्स और यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब। देखो फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो ओवम को ट्रांसफर करता है कहाँ तक, ओवेरी तक, ओवेरी से यूट्रस तक, और या फिर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोवाइड करवाता है और फिर बाद में जाइगोट को यूट्रस तक पहुंचाता है। यूट्रस इन्वर्टेड पीयर शेप का मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसका ऊपर वाला पार्ट वाइड होता है जिसे फंडस कहते हैं और नीचे वाला नैरो होता है जिसे सर्विक्स, और बीच वाला क्या कहलाता है, बॉडी। वेजाइना जो होती है 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑर्गन है। ये फीमेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है जहाँ पर मेल क्या करता है, कॉपुलेशन के दौरान या स्पर्म रिलीज करेगा और वो स्पर्म मूव करते हैं ऊपर की तरफ। ये स्पर्म को रिसीव करने का काम करते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो को बाहर निकालने का काम करते हैं और बेबी की डिलीवरी में भी यहीं से बेबी बाहर जाएगा, इसलिए बर्थ कैनाल का काम भी करते हैं। एक वेजाइना में लैक्टिक एसिड और कार्बोनिक एसिड होते हैं जो वेजाइना का जो मीडियम है उसे एसिडिक कर देंगे। एक तरीके का केमिकल बैरियर है, अपन ने जैसा इम्यूनिटी वाले चैप्टर में किया था, पैथोजन से बचाता है। और ये करने के लिए या एसिडिक मीडियम करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया वेजाइना में प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये अपने 3 क्वेश्चन थे इसके बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है व्हाट इज सपोनिफिकेशन और एक्सप्लेन द क्लीनिंग मैकेनिज्म ऑफ सोप। तो देखो सोप बनाने के मेथड को क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन, जिसमें ऑयल और बेस को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। ये ऑयल का फॉर्मूला, ये बेस, दोनों रिएक्शन करते हैं, ग्लिसरॉल और सोप बनता है। फिर जब सोप को आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो आयन बनाता है। इस वाले आयन में देखो एक तो ये C17H35 ये तो टेल पार्ट है और आगे वाला CO- ये हेड पार्ट है। टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, पानी में डिजोल्व नहीं होना चाहता लेकिन लिपिड और डर्ट से जुड़ना चाहता है। हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर में डिजोल्व होना चाहता है। और इस डबल नेचर की वजह से सोप एक आइडियल चीज़ है किसको, डर्ट को हटाने के लिए। जब उसे अपन पानी में डिजोल्व करते हैं तो सबसे पहले देखो ये क्लोथ था और जो सोप का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो डर्ट पे आके चिपक जाता है और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो पानी में ही रहना चाहता है। फिर जब अपन हाथ से वॉशिंग मशीन में किसी में इसको हिलाते हैं तो ये डर्ट को लेकर पानी में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको क्या कहते हैं, मिसेल। ऐसा कैसा 1-2 और स्ट्रक्चर होंगे। अब ये सारे स्ट्रक्चर के बाहर की तरफ क्या है, माइनस माइनस होने की वजह से एक दूसरे के पास में नहीं आते, पानी में दूर दूर ही रहते हैं और इनके सेंटर पे डर्ट होती है। जब अपन पानी गिराते हैं तो उसके साथ डर्ट भी चली जाती है और ये इसकी थ्योरी लिखी हुई। ठीक है, मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ, डिटेल में मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपको वीडियो में देख सकते हैं, आपको डिटेल में अच्छे से समझना हो तो। ठीक है, नहीं तो ये देखो ये जो वीडियो है ऑलरेडी बहुत बड़ा है और ज़्यादा बड़ा हो सकता है, इसीलिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट अपन करेंगे, देखो अपना क्या है कि एक तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में लिखना है अपन को और साथ ही साथ में अपन को मिरर फॉर्मूला देखना है। ठीक है, तो अपने एक क्वेश्चन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, इसको आप अच्छे से समझते हैं। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, पहली कंडीशन तो ये तब होती है, ये एक तरह का रिफ्रैक्शन है। पहले तो ये होता कब है, जब लाइट कहाँ से कहाँ जाती है, डेंस से रेयर में। अब जनरली क्या होता है, आप ध्यान से देखो,
जब लाइट डेंस से रेयर में जाती है तो इसको इस पाथ पे जाना चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल से दूर हटती है। ये एंगल आई था और एंगल आर है, आर आई से बड़ा है। अगर मैं इस आई को और बढ़ाता हूँ, ये मान लो इतना लेता हूँ, तो ये वाला भी और बढ़ जाएगा, ये और ज़्यादा बड़ा हो गया। एक सर्टेन इंसिडेंट एंगल पे ये बढ़ता बढ़ता इस लाइन के पैरेलल आ जाएगा। मतलब एक सर्टेन लाइन पे अपन गिराएंगे तो ये तो हो जाएगा इंसिडेंट, और ये इतना दूर हटेगा नॉर्मल से कि इसके ऐसे परपेंडिकुलर आ जाएगा, आर जो होगा वो 90 हो जाएगा। ये इंसिडेंट एंगल कहलाता है क्रिटिकल एंगल। अब अगर मैं इससे भी ज़्यादा इंसिडेंट पे लाइट आए तो आर जो होगा वो 90 से भी ज़्यादा होगा। 90 से ज़्यादा होने का एक ही तरीका है, ये हो जाए 90 से ज़्यादा, तो लाइट इसी मीडियम पे वापस आ गई। ये रिफ्लेक्शन जैसा हुआ, इसलिए इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके होने की दो कंडीशन है। पहली, लाइट जो है वो डेंस से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, और इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल क्या बोला है? वो इंसिडेंट एंगल जिसपे रिफ्लेक्टेड एंगल जो है, रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो 90 हो जाए। ऐसा कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्टिकल फाइबर में, डेजर्ट में, मिराज में। अपने रोड पे जब अपन चलते हैं गर्मियों के दिनों में तो वहाँ पर पानी पानी जैसा दिखता है, वो सब। और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन तैयार करना है कौन सा? मिरर फार्मूला। और ये मिरर फार्मूला आपको खुद तैयार करना है। लाइट वाले चैप्टर में मैंने इसको डिटेल में अच्छे से समझाया है, तो आप उस यूट्यूब के उस वीडियो को आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। वहाँ पे जाइए, उसे अच्छे से देखिए, ये आपको खुद तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने डिस्पर्सन का। तो देखो डिस्पर्सन क्या होता है? जब अपन किसी प्रिज्म या किसी ऐसी चीज़ पे एक वाइट लाइट गिराते हैं तो वो जब बाहर निकलेगी तो 7 कलर में क्या होती है? स्प्लिट हो जाती है। और इस चीज़ को क्या कहते हैं? डिस्पर्सन। फिनोमेनन ऑफ बीम ऑफ वाइट लाइट स्प्लिटिंग इनटू 7 कलर, उसे अपन क्या कहेंगे? डिस्पर्सन। ऐसा किस समय होता है? नेचुरली रेनबो जब बनता है तब। और एक आपको फॉर्मूला डिराइव करना है, F = R/2, कि भाई फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। और ये वाला डेरिवेशन भी आपको खुद देखना है, लाइट वाले चैप्टर में ये भी आपको मिल जाएगा। आप इसे अच्छे से तैयार कर लें, इन दोनों डेरिवेशन को। ये सिर्फ दो न्यूमेरिकल आपको, मतलब डेरिवेशन टाइप चीज़ है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एंड राइट 4 मेजर ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं ये। प्रिंसिपल ऑफ वाटर कंजर्वेशन में 3 स्टेप आते हैं। वाटर की अवेलेबिलिटी को मेंटेन करना, वाटर को पॉल्यूटेड होने से बचाना, और जो अपना वाटर जो है उसे कॉन्टामिनेटेड होने से बचाना, साथ में रिसाइकल करना, ठीक है। ये सब अपने वाटर कंजर्वेशन के प्रिंसिपल है। अब कंजर्व करने के स्टेप क्या क्या हो सकते हैं? तो वाटर को क्या करना चाहिए? नेशनल एसेट डिक्लेयर कर देना चाहिए, और उसके लिए उसको कंजर्व करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। फ्लड कंट्रोल, प्रॉपर मैनेजमेंट रखना चाहिए, जिससे रिवर का पानी ज़्यादा स्टोर करा सके, वो बाहर निकल कर बहे ना। और फाउंटेन मेथड और ड्रिप मेथड से एग्रीकल्चर करना चाहिए, ना कि वो ट्रेडिशनल मेथड से जिसमें पानी को एक जगह पर गिराया जाता है, उससे ग्राउंड में पानी चला जाता है, ऊपर ऊपर वो एग्रीकल्चर लैंड को कम मिलता है। वाटर शुड बी कलेक्टेड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसमें बारिश के पानी को कलेक्ट किया जाता है। राजस्थान में ट्रेडिशनली कौन कौन से यूज करते हैं? खादीन, बावड़ी, लेक, स्टेप वेल, ठीक है। ये 2-4 नाम भी आप अच्छे से याद रखें। छोटा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन की जगह तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप याद करें, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है अपने सेरिकल्चर के बारे में और लेक कल्चर के बारे में तैयार करना। ये अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है, और 2 साथ पे देंगे तो बड़ा क्वेश्चन भी बन जाएगा। सेरिकल्चर में अपन क्या करते हैं? सिल्क वॉर्म की रियरिंग करते हैं ताकि उससे सिल्क बना सके। सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या है? बॉम्बेक्स मोराई। उसका होस्ट प्लांट कौन सा होता है? मलबेरी लीफ। और ये किस ऑर्डर का होता है? लेपिडोप्टेरा का, ठीक है। अब देखो सिल्क जो है वो बेसिकली तो एक क्या होता है? मॉथ होता है, एडल्ट मॉथ होता है। जब वो एग देता है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब एग जो होता है हैच होने के बाद उसमें से लार्वा निकलता है, जो कि क्या होता है? कैटरपिलर। और यही कैटरपिलर सिल्क वॉर्म का काम करता है, इसीलिए इसे सिल्क वॉर्म कहते हैं। और ये किस पे फीड करता है? मलबेरी लीफ पे करता है। जब ये पूरी साइज में ग्रो कर जाएगा तो ये खाना छोड़ देता है, और इसके अंदर जो लार्वा जो होता है उसके पास सेलेवरी ग्लैंड होती है, और वो सेलेवरी ग्लैंड ही सिल्क ग्लैंड कहलाती है, और वो एक सब्सटेंस सिक्रेट करती है
सलाइवा सिक्रेट करती है, लिक्विड सिक्रेट करती है, जो बाहर आने पर क्या हो सकता है, हार्ड होता है। तो कैटरपिलर क्या करता है, अपने चारों तरफ खाना खाना तो छोड़ देता है एक सर्टेन टाइम के बाद, और अपने चारों तरफ इसको सिक्रेट कर देता है। फिर ये सूख के हार्ड हो जाता है, और अब इसको क्या कहते हैं, कोकून। कोकून के अंदर कैटरपिलर किस में कन्वर्ट होता है, प्यूपा में, और जब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो कोकून फट जाता है और उसमें से एडल्ट मोथ बाहर आ जाता है, और पीछे जो कोकून बचा है उससे अपन सिल्क निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है लैक कल्चर। लैक कल्चर में लैक इंसेक्ट का अपन रियरिंग करते हैं, और किसके प्रोडक्शन के लिए, लाख के लिए। साइंटिफिक नाम क्या होगा लाख इंसेक्ट का, लेसिफेरा लेका। मेल इंसेक्ट जो होता है रेड कलर का होता है, एंटीना विंग्स सब कुछ होता है, शॉर्ट भी होता है। लेकिन फीमेल जो होती है वो बड़ी सी होती है, उसमें विंग्स नहीं होते, लेग्स नहीं होते, और एंटीना भी नहीं है। ऐसे केस में मेल और फीमेल जो दोनों हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, फीमेल तो पूरी लाइफ और मेल अपने जो लार्वा स्टेज होती है उसमें प्रोटेक्शन के लिए अपने चारों तरफ क्या करता है, एक सब्सटेंस सिक्रेट करता है जिसको क्या कहते हैं, लाख। देखते हैं अपन। मेल जो होता है वो उड़ने में एबल होता है, फीमेल तो होती नहीं है, ठीक है। फीमेल जो होती है वो क्या करती है कि एग देने का काम करती है। मेल जो होता है उड़ता है, फर्टिलाइज करता है फीमेल के साथ, फिर मर जाता है। फीमेल अंडे देती है। एग जो होते हैं उनमें से लार्वा निकलते हैं, इसके लार्वा को निम्फ कहते हैं। सिल्क वॉर्म के लार्वा को क्या कहेंगे, कैटरपिलर, और इसके क्या कहते हैं, निम्फ। निम्फ जो होते हैं वो ट्री पे जो ब्रांचें होती है उनका सेल शेप जो होता है उसको सक करते हैं, और अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने चारों तरफ क्या करते हैं, सेमी सॉलिड सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं, जो एक्सपोजर पे क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और यही अपना लाख है। ट्रेडिशनली जो लाख है वो ओल्ड मेथड से ऑब्टेन किया जाता था, जिसमें क्या करते थे, पूरा जो क्रॉप थी वो भी ख़राब कर देते थे, लाख के इंसेक्ट की जो भी वो जो मेंबर थे वो भी मर जाते थे। लेकिन मॉडर्न मेथड इस तरीके से किया जाता है कि ट्री भी पूरा ख़राब नहीं किया जाता और इंसेक्ट को भी पूरा मारा नहीं जाता, कुछ मेंबर छोड़े जाते हैं ताकि ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो सके और ये प्रोडक्शन कंटिन्यू रहे, ठीक है। नेक्स्ट अपने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पे देखो, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे सेंटर में क्या होती है, कोर, उसके बाद में क्या होता है, मेंटल, और सबसे बाहर क्या होता है, क्रस्ट। तो कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है अर्थ में, ठीक है। क्रस्ट, और फिर अपने कौन सा आ जाएगा, मेंटल, और फिर क्या आ जाएगा, कोर, ठीक है। क्रस्ट जो होती है आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर है, इसे स्किन ऑफ अर्थ कहते हैं। इसकी थिकनेस अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, कहीं पर यहाँ पानी दिखता है इसके ऊपर तो हाइड्रोस्फेयर, कहीं पे मतलब ऐसे रॉक जैसा हार्ड सब्सटेंस जैसा दिखता है उसे लिथोस्फेयर कहते हैं। उसके चारों तरफ एयर का या गैस का लेयर होती है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, तीनों मिलकर बायोस्फेयर बनाते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स भी होती है। इनिशियली अर्थ क्रस्ट जो थी वो थिन थी, फिर टाइम के साथ ठंडी होती गई और रॉक में कन्वर्ट होती गई और सेगमेंट के फॉर्म में रही, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। अभी कितनी टेक्टोनिक प्लेट है, 29। ये एक दूसरे के साथ मूव करती रहती है। पहले ये तेज मूव करती थी क्योंकि इनकी थिकनेस कम थी, अब ये बहुत ही स्लोली मूव करती है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो किसी समय आया था वो भी किसकी वजह से आया, इसी की वजह से। और अब जो अपने वॉल्केनो अर्थक्वेक वगैरह आते हैं वो इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट के मूव की वजह से। ये अपने क्रस्ट के बारे में। मेंटल जो होता है वो थिकेस्ट लेयर होता है, मिडल लेयर होती है, इसमें हॉट मॉल्टन रॉक्स भी होती है, ठीक है। आउटर जो लेयर होती है वो कंपेरेटिवली ठंडी होती है और अंदर वाली ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है। मिडल पार्ट होता है और ये मूव करता रहता है। फिर सेंटर पार्ट होता है जिसे कोर कहते हैं, ये हॉटेस्ट पार्ट है, मोस्ट डेंस पार्ट भी है। इतना ज़्यादा गर्म क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हीट जो है अंदर ट्रैप हो गई, ठीक है। और मतलब सबसे अंदर होने की वजह से चारों तरफ से कवर है तो वो हीट अंदर की अंदर ही रह गई और इस वजह से इतनी गर्मी है, ठीक है। अब इतना गर्म होने के बाद में भी इसका जो इंटरनल कोर होता है वो मतलब ऐसे सॉलिड होता है। ऐसा कैसे हो सकता है, तो अपन को लिखना है एक्सेसिव प्रेशर अपर लेयर की वजह से। एक अर्थ के मैग्नेटिज्म का कारण पूछे तो किसकी वजह से होता है कि जो इंटरनल कोर है उसके चारों तरफ आउटर कोर और मेंटल का भी कुछ हिस्सा उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, उसके मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, ठीक है। और बाकी तो ये डायग्राम भी बना ही लेना आपको एक, ठीक है, जिसमें आपको लेबलिंग कर देनी है, सबसे बाहर क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर, ठीक है। नेक्स्ट है अपन को 2 साइंटिस्ट के बारे में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बड़े बड़े याद करने हैं मेरे हिसाब से। एक एपीजे अब्दुल कलाम कर लीजिए आप, और एक अपने किसके बारे में कर लीजिए, सीवी रमन के बारे में। तो ये दोनों के बारे में आपको कंट्रीब्यूशन लिखे हुए हैं तो आप आराम से इसको रीड कर सकते हैं।
एक इनमें भी अपने कुछ क्वेश्चन है, जैसे देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपको इन दोनों में बताता हूँ। एक तो ये पूछ सकते हैं कि भाई अब्दुल कलाम किससे इंस्पायर थे, तो सोलोमन से। उनके 3 कंसेप्ट क्या थे, विल पावर, फेथ और होप। एक जो थे डीआरडीओ की फुल फॉर्म पूछ जा सकती है, इसरो की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, वो प्रेसिडेंट कब रहे थे ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट की डेट जो है वो आपको गलत लिखी हुई है, ये आप इसको सही कर लें, ठीक है। प्रेसिडेंट की डेट ये क्या थी, 2002 से 2007 तक थी, ठीक है। एक अपने ये पूछा जा सकता है कि जो पहला सैटेलाइट कौन सा था, रोहिणी, ठीक है। पहला रॉकेट कौन सा था, नाइक अपाचे, ठीक है। उसे कहाँ से छोड़ा गया था, थोम्बा से, ठीक है। अब्दुल कलाम के अंडर में कौन कौन सी मिसाइल बनी थी, तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, ये सब, ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो अभी यही पॉइंट लिखना है, ठीक है। जब पोखरण में एटॉमिक वो बॉम्ब का जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके हेड भी यही थे। सीवी रमन के बारे में एक तो रमन इफेक्ट की आपको डेफिनेशन, वो क्या कहते हैं, डेफिनेशन करनी है अच्छे से, ठीक है। तो रमन इफेक्ट के बारे में आप ज़रूर तैयार कर ले अच्छे से, एक अलग से क्वेश्चन। बाकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे सब लिखे हुए हैं आपके, ठीक है। इसमें एक रमन इफेक्ट के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो आप रमन इफेक्ट के बारे में लिख लें, ठीक है। वो एक टॉपिक अच्छे से तैयार करें, उसकी डेफिनेशन आपको अलग से भी पूछी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कारण बताइए। बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों होती है, तो पहला है हैबिटेट लॉस, ये सबसे मेन कारण है। अपन जो जानवर या जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके नेचुरल हैबिटेट खराब कर रहे हैं, तो एक बार जब नेचुरल हैबिटेट खराब हो जाएगा तो बायोडाइवर्सिटी भी लॉस हो जाएगी। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, मतलब अपन हैबिटेट के टुकड़े कर देते हैं, जैसे ये बड़ा सा जंगल था, बीच में से सड़क निकाल ली तो 2 टुकड़े हो गए, ये भी एक कारण होता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। एक डेटा है, एस्टिमेशन है कि भाई 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है तो 70% स्पीसीज जो होती है वो एक्सटिंक्शन के खतरे को फेस करेगी। तो क्लाइमेट चेंज से भी बायोडाइवर्सिटी चेंज होती है। एक ह्यूमन ओरिएंटेड जो पॉल्यूशन होता है वो भी बायोडाइवर्सिटी को खराब करता है। एक जरूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना, देखो नेचर के पास इतना तो है कि ह्यूमन की नीड को पूरा कर सके, लेकिन अगर वो ग्रीड पे आ जाए तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्मों को ख़त्म कर सकता है। इसका एक एग्जांपल है कि भाई 1983 के आसपास फ्रॉग के लेग्स एक्सपोर्ट किए जाते थे, क्योंकि अमेरिका में उसे फूड के फ्लेवर को इनहेंस करने के लिए यूज किया जाता था। लोगों ने सोचा कि भाई फ्रॉग ही तो है, तो बहुत सारे हैं, तो करीब 3650 मेट्रिक टन फ्रॉग लेग्स सप्लाई किए गए थे। थोड़े दिन बाद में देखा गया था कि फ्रॉग के नंबर कम होने की वजह से फॉरेस्ट में इंसेक्ट के नंबर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए। फिर गवर्नमेंट ने इस बिजनेस को क्या किया, बैन किया। एक अपने एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री की जो प्रैक्टिस है उससे भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो इस तरीके से वो एग्रीकल्चर के नए मेथड यूज करते हैं, जिसमें पेस्टिसाइड, ये जो अपने फर्टिलाइज़र वगैरह यूज करते हैं। इससे जो सॉइल होती है वो केमिकल की वजह से जो सॉइल के बैक्टीरिया वगैरह है वो मर जाते हैं। साथ ही में वो इम्प्रूव सीड वेराइटी वगैरह यूज करते हैं, और जो नई जनरेशन है उसके भी ऐसे ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। जैसे अपने अगर मान लो अपन एनिमल हस्बेंड्री फॉलो कर रहे हैं तो भी ऐसी ब्रीड यूज करेंगे जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, तो जो लो क्वालिटी के जो ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। इन्वेजन ऑफ फॉरेन स्पीसीज, अगर कोई बाहर से किसी स्पीसीज को लेकर आया जाए किसी पर्टिकुलर जगह पर, तो वो आकर वहाँ पर क्या कर सकती है, दूसरी बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर सकती है। इसका एक एग्जांपल है कि ब्रिटिश लोग जो थे लेंटाना को इंडिया लेकर आए, अब वो यहाँ पर धीरे धीरे फैलने लगी। वो इतनी फैल गई कि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अब 2 प्रॉब्लम है, एक वो जहाँ पर वो खुद फैलती है वहाँ पर वो किसी दूसरे को फैलने नहीं देती, एक उसे ऑर्गेनिज्म भी खाते नहीं, तो धीरे धीरे उसके नंबर बढ़ने लगे। ऐसा कैसा, वाटर हाइस्नीथ के केस में हुआ बंगाल में। बंगाल के सारे रिसोर्सेज को उसने ख़राब कर दिया। कांग्रेस ग्रेस, ठीक है, वो भी ऐसा कैसा ही एग्जाम्पल है। अंडमान निकोबार में डियर को इंट्रोड्यूस किया गया था, वो भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। एक कभी कभी क्या होता है, सुपरस्टिशन या इग्नोरेंस, मतलब लोगों को कुछ खास नॉलेज नहीं होता किसी चीज़ के बारे में और वो अपनी नादानी में ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। जैसे गोडावन के बारे में ये सोचा गया कि भाई इसका जो मीट है खाने से सेक्स पावर जो होती है वो बढ़ती है, रिप्रोडक्शन एबिलिटी बढ़ती है। इस चक्कर में उसको क्या करने लगे, मार के खाने लग गए, जो कि गलत था। मॉनिटर लिजार्ड के बारे में ये मिसकंसेप्शन हो गया कि भाई इसकी जो ब्रीथ होती है वो पॉइजनस होती है, तो लोग उसको देखते ही मार देते थे। गैग्रोनी पैरेट
बैठ करके होते हैं, लोग सोचते हैं कि ये जो है तो इंसान की तरह समझ के बातें कर सकता है, तो लोग इसको पकड़ पकड़ के क्या करने लगे, पालने लगे, और फिर इनके नंबर क्या होने लगे, कम होने लगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो पहला है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, कि भाई बायोडाइवर्सिटी से अपन को काम की बहुत सारी चीज़ें मिलती है, फूड, फ्यूल, एनिमल फीड, बिल्डिंग वुड और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर में देखो अपने नरेन 10 और डी जियो रू जैन वेराइटी जो है वीट की और राइस की, ये बाहर से लेकर आए थे और इनसे अपने यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ा था। एक बायोडीजल ट्री भी अपन को ऑब्टेन होता है, जेट्रोपा करंज। ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन मिलती है जैसे सिनकोना, इससे मलेरिया का इलाज होता है। विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन से ल्यूकेमिया का इलाज होता है। टेक्सस बटाटा से कैंसर का इलाज होता है। राउ वॉल्फिया सर्पेंटाइना से हाइपरटेंशन का इलाज होता है। तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावरी, गिल्गो बाइलोबा, ये जो चीज़ें होती है, गिल्गो जो ट्री होता है वो, उससे ऐसा समझा जाता है कि भाई ये एड्स वगैरह के टूवर्ड्स में रेजिस्टेंस देता है, तो अगर इनका रेगुलर कंजप्शन रखा जाए तो एड्स जैसी बीमारियां भी नहीं होती। एनवायरमेंटल में फूड चेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी फूड चेन उतनी स्टेबल होगी। देखो आज अगर एक ऑर्गेनिज्म है ए, उसको बी कंज्यूम करता है, उसको सी कंज्यूम करता है, उसको डी कंज्यूम करता है, मान लो बी खत्म हो गए तो इसके नंबर तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ये दोनों बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी फूड चेन उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ न्यूट्रिशन साइकिल, हायर बायोडाइवर्सिटी होती है न्यूट्रिएंट्स वापस अच्छे से रिसाइकल होते हैं। कुछ और पॉइंट याद रखना है, कैथाइरस रोजस होता है जो टीएनटी को भी क्या कर सकता है, डिसइंटीग्रेट कर सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूडोमोनास पिट्यूटा जो होता है वो हैवी मेटल जो जो अपने क्या कहते हैं वेस्ट निकलता है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स निकलता है, उसको क्या कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है। राइजोपस ओराइजा जो होती है यूरेनियम और थोरियम को रिमूव करने की एबिलिटी रखता है। पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम जो होता है वो रेडियम को एलिमिनेट कर सकता है। कुछ अपने सोशल, कल्चर और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है जैसे पीपल, बनियन ट्री, मैंगो, अपने जो अपने क्या कहते हैं तुलसी, आंवला, अपने केला जो होता है इसकी पूजा भी की जाती है। तो होगा तो पूजा पाठ करोगे आप, तो जितनी बायोडाइवर्सिटी होगी अपना रिलीजियस बिलीफ भी बना रहेगा। काऊ, रेट, पिकॉक ये अपने ऐसा सोचते हैं कि ये मतलब देवता वगैरह जो थे उनके वाहन थे। ठीक है, इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है और इसे अपन को अच्छे से कंजर्व करके रखना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ अपने सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। ठीक है, मैंने 2 वीडियो में आपको वो सारे टॉपिक अच्छे से समझाए जो मुझे लगता है आपको पक्के अच्छे से लर्न करने ही करने चाहिए। ठीक है, तो आप इन दोनों वीडियो का हर टॉपिक, हर चीज़ अच्छे से सुने, अच्छे से लर्न करें और बाद में जब ये दोनों तैयार हो जाए तो आप बाकी के वीडियो को 1 बाय 1 देखकर अपना अच्छे से रिवीजन करें और अच्छे से तैयार करें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन 2 वीडियो से पूरे 100 मार्क्स ला सकते, लेकिन मेरे को ऐसा विश्वास है आप अच्छे से कर लेंगे तो 80-85% आराम से बना सकते हैं, पर मैं चाहूँगा कि आप और अच्छा करें। ठीक है, तो आप ये 2 वीडियो पहले कर लें, उसके बाद में बाकी के चैप्टर भी रिवाइज करके अच्छे से तैयारी करें। तो ये अपने साइंस में मैंने आपको सारा कोर्स भी करवा दिया, इम्पोर्टेंट चैप्टर के वीडियो बनाकर मैंने आपको समझा भी दिए हैं। ये 2 वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड के क्वेश्चन भी अवेलेबल करवा दिए। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग खूब सारा हार्डवर्क करेंगे और खूब खुश रहेंगे, खूब मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।